So today we are going to start part 2 for class 8 ज्योग्राफी। समझ में नहीं आ रहा है क्या? मना क्या फिर भी? ज्योग्राफी चैप्टर इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है मेजर क्रॉप्स, ठीक है। तो क्रॉप्स के बारे में मैंने बताया था कि क्रॉप्स 3 स्टेजेस में डिवाइड किए जाते हैं, 3 तरह से उनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? मेजर क्रॉप्स पढ़ना है तो इस क्रॉप्स में सबसे पहले आता है 3 कैटेगरी। एक होते हैं रबी क्रॉप, जायद क्रॉप और फिर खरीफ क्रॉप, ठीक है। जायद को हम कहते हैं कैश क्रॉप, कहते हैं। फिर हम बात करते हैं रबी क्रॉप। रबी क्रॉप की टाइमिंग क्या होता है? रेडी टू विंटर। अवेश रेडी टू विंटर है ना। ये मिड, कह सकते हैं। रबी क्रॉप्स में जो चीज सबसे ज्यादा बोई जाती है या जो क्रॉप सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मेजर क्रॉप। समझ में आ रहा है? जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्रॉप हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? मेजर क्रॉप की कैटेगरी में, ठीक है। जैसे कि रबी क्रॉप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्या? राइस। हम राइस करेंगे, पैडी नहीं करेंगे, because it is the thing that we eat. We are not going to eat paddy. You eat paddy? Are you an animal? Yes, you are an animal with brain. Animal नहीं हो? नहीं। बहुत बड़ी गलतफहमी में तुम इंसान हो, ठीक है। तो हम रबी क्रॉप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? राइस, ठीक है। राइस के बाद क्या इंपॉर्टेंट होता है? मिलेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप हो गया हमारा रबी में, ठीक है। फिर आते हैं खरीफ में। खरीफ क्रॉप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? व्हीट, ठीक है। उसके बाद मेज, क्योंकि ये व्हीट का सब्स्टिट्यूट होता है भाई। अगर हमें व्हीट नहीं मिलेगा किसी साल अच्छे से तब क्या करते हैं? मेज का यूज करते हैं। मेज को उसका आटा बना के या फिर उसका फ्लोर बना करके हम उसको यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? सीधे बैठ जाओ, ठीक है। हाँ? हम मेज का यूज करते हैं व्हीट की जगह पे ताकि हम इजीली इसका सब्स्टिट्यूट बना सके, ठीक है। और ये है हमारी खरीफ कैटेगरी का मेजर क्रॉप, है ना। अब अगर हम जायद की बात करते हैं तो जायद में सबसे ज्यादा जो मेजर क्रॉप होता है वो क्या होता है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होता है। इसको हम इसकी कैटेगरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। मानते हैं? अगर वेजिटेबल होगा तुम खाना खा सकते हो, वेजिटेबल नहीं होगा तो भाई खा सकते हो यार, तुम इसका यूज करो, राइस खा लो। अब लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए केवल राइस खाना या केवल व्हीट का कंजम्पशन करना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे खाने में टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और टेस्ट किसकी वजह से आता है? वेजिटेबल्स की वजह से, पल्सेस की वजह से, ग्राम की वजह से, स्पाइसेस की वजह से, ठीक है। और ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे खाने में टेस्ट ले आती है या हमें खाना इसीलिए मिल पाता है। समझ में आ रहा है पीछे? आर्यन और अभिषेक चौधरी, चलो। सबसे पहली चीज हमारी है राइस, ठीक है। तो राइस इज अ मेजर फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड। इट इज स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? गौरव, व्हाट इज ट्रॉपिकल रीजन? सर गर्मी से ज्यादा होती है। बताओ। सर जहाँ पे सन की रेज पड़ती है सर, जहाँ पे सन की रेज प्रॉपर हो और मिट्टी में मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। समझ में आए? केवल सन की रेज नहीं, ज्यादा प्रॉपर्ली पड़ती है। जहाँ पे प्रॉपर पड़ती है उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि वहां पे जो मॉइस्चर है सॉइल का, ठीक है, वही प्रॉपर होना चाहिए। समझ में आया? सॉइल का मॉइस्चर प्रॉपर होता है तो कौन सा रीजन कहते हैं वैभवी? जब सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो वो कौन सा रीजन होता है? हाँ, लिख लिया करो, पहले पढ़ने की क्या जरूरत है? बताओ लॉरेंस, बताइए।
अगर किसी मिट्टी में किसी सॉइल में मॉइस्चर बहुत आसानी से प्रेजेंट है या बहुत प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो कौन सा रीजन होगा? बताओ भाई। अलग ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और जिस एरिया में थोड़ा सा कम मॉइस्चर होता है या थोड़ा कम सनलाइट पड़ती है उस एरिया को क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन। समझ में आ रहा है? आप पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? आपके फादर कह रहे थे आप घर पे भी नहीं पढ़ते, क्यों भाई? बैठो। तो राइस हमारा क्या है? एक मेजर क्रॉप है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करता है। समझ में आया? ओके, सो rice needs high temperature, high humidity and rainfall. It grows best in the alluvial clayey soil which can retain water. China leads in the production of rice, followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt. In favorable climatic conditions are in West Bengal and Bangladesh. 2 to 3 crops are grown in a year. ठीक है? तो बेसिकली चाइना जो है वो राइस प्रोडक्शन में सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया है, थर्ड पे जापान, चौथे पे श्रीलंका, पांचवे पे इजिप्ट। आप लोग सोच रहे हो सर इजिप्ट तो एक डेजर्ट कंट्री है, वहां पे चावल कैसे होता है? तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी भी इजिप्ट में ही है। क्या नाम है उसका? नाइल रिवर, ठीक है। नाइल रिवर इज इन इजिप्ट एंड ऑल द बैंक्स ऑफ नाइल रिवर इज अ वेरी गुड कल्टीवेटिंग सॉइल एंड द राइस क्रॉप इज ग्रोन मोस्टली इन दैट एरिया। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? गौरव, चलो तो ये हो गया राइस, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में अगर प्रॉपर्ली रेनफॉल होता है, ठीक है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रॉपर हो जाते हैं तो यहाँ पे 2 से 3 क्रॉप एक साल में वो ग्रो कर लेते हैं। समझ में आया? और राइस के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो चाहिए हाई टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए? प्रॉपर मॉइस्चर या प्रॉपर वाटर, ठीक है। उसके बाद चाहिए क्या? हैवी रेनफॉल। जिस साल रेनफॉल ज्यादा होती है, जिस साल बारिश अच्छी होती है, उस साल धान की फसल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इस साल देखो क्या हुआ है, इस साल हर जगह पे तुम्हें चावल की अच्छी खेती दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इस साल पानी प्रॉपर अमाउंट में बरसा है, ठीक है, और जो भी चीज उसको रिक्वायरमेंट थी वो उसको मिला है। समझ में आया? सोफा लगवा दे, सीधे बैठ जाओ। समझ गए? इसके बाद आता है हमारा कॉटन, नहीं वीट है, वीट, ठीक है। Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. It thrives best in well-drained loamy soil. Wheat is grown extensively in US, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India it is grown in winter, ठीक है। तो जो हमारा ये वीट है, वीट जो है इन सारे एरियाज में होता है, ठीक है। इसको लोमी सॉइल चाहिए होता है। लोमी सॉइल का मतलब क्या? मॉइस्चर अगर प्रॉपर प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं तो अगर मॉइस्चर कम भी है तो वो उसमें ग्रो कर जाएगा, ठीक है। और इसकी जो सीडिंग की जाती है वो डिफरेंट तरीकों से की जाती है, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा कि जो हमारे राइस की सीडिंग होती है वो क्या होती है, पहले एक पूरे ग्रुप में होता है, फिर बाद में एक एक करके लगाया जाता है, ठीक है। बट इन वीट इट इज नॉट डन लाइक दैट, इट इज डन डिफरेंटली, ठीक है। उसमें हम अलग अलग एक सीड को अलग अलग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेनी सीजन में तो उसमें हम बोते हैं उसको, ठीक है। उसकी सोइंग जो है वो रेनी सीजन में की जाती है, रेनी सीजन के एंड में या विंटर के स्टार्टिंग में, ठीक है। और उस टाइम पे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो प्रॉपर होती है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम हार्वेस्ट हुआ होता है, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो चीज बची होती है वो उसमें डिकम्पोज होके फिर बहुत अच्छा फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है और उसकी वजह से हमारा बीट प्रॉपर्ली ग्रो कर जाता है। इसको समझ में नहीं आया? नहीं समझ में? देखो होता क्या है कि जब हमारे चावल की फसल कटती है तो चावल के बाद क्या होता है कि जो उसके रिमेन्स बचे होते हैं उसमें, ठीक है, तो वो भी तो ऑर्गेनिक मैटर ही है। और जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो वो बहुत अच्छा मैन्योर बन जाता है, ठीक है। तो जब वो उस टाइम पे उसकी सीडिंग की जाती है जब बीट की, ठीक है, तो उस टाइम पे जो मैन्योर सॉइल में ऐड हुआ होता है तो उससे फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और उस सीड की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होने लगती है। अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो मान लो ये हमारा खेत है, ये हमारी फील्ड है, ठीक है। इसमें से अभी हमने कुछ दिन पहले ही धान को हार्वेस्ट किया, ठीक है, राइस को हार्वेस्ट किया। राइस की हार्वेस्टिंग के बाद कुछ चीजें इसकी बची हुई है, इसके रूट्स बचे हुए हैं और इसके जो प्लांट्स के शूट्स हल्के हल्के बचे हुए हैं, ठीक है। फिर मान लो क्या हुआ कि सॉइल की वजह से इसमें ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हुआ। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? सड़ना, ठीक है। जब ये सड़ना स्टार्ट हुआ तो सड़ने के बाद ही क्या हुआ, हमने तुरंत खेत को फिर से जोत दिया और जोतने के बाद फिर हमने
वीट की फसल लगानी है, ठीक है। तो वीट की फसल जब हमें लगानी है उसके पहले जब इसकी जो डिकम्पोजिशन थी इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई, हुई। और जब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हुई तो वीट का जो प्रोडक्शन है या ग्रोथ है वो ज्यादा हुआ। समझ में आया? नहीं आया? पक्का? तो ये है हमारा वीट, ऐसे वीट ग्रो करता है। कोई परेशानी? शर्मा जी इधर तो आई नहीं रही, तो फिर आता है मिलेट। They are also grown as a coarse grains and can be grown on a less fertile sandy soil. It is a hardy crop that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. Jawar, bajra and ragi are grown in India. Other countries are Nigeria, China and Niger. ठीक है, ये 4 कंट्रीज हैं जहाँ पे ये ग्रो किए जाते हैं मिलेट्स, ठीक है। इनको हिंदी में हम जौ कहते हैं, ठीक है, जौ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसको लो फर्टिलिटी में भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर मॉइस्चर वगैरह की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लो रेनफॉल भी चाहिए इससे, हाई टू मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए। हाई टू मॉडरेट का मतलब क्या? बहुत ज्यादा हाई रहेगा तो भी ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट तो भी ठीक है, लेकिन अगर बारिश होगी तो ये खराब नहीं होता, ठीक है। सीधी सी बात, समझ में आया? उसके बाद आता है these are grown in India, other countries are Nigeria, China and Niger. इन 4-5 जगहों पे इसे प्रॉपर्ली ग्रो किया जाता है ताकि इसको वीट के सब्स्टिट्यूट की जगह पे यूज हम कर सकें। समझ में आया? सर मिलेट तो हम किधर रेनी सीजन में ग्रो करते हैं ना? ग्रो करते हैं बट उसको वीट का सब्स्टिट्यूट मानते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम आटा बनाते हैं, जौ का आटा आता है, ठीक है। रेनी सीजन में करते तो बारिश तो ऑफ कोर्स होगी, तो बारिश नहीं होती है उसी टाइम पे तो लगाते हैं, और ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे बारिश का कोई ज्यादा असर ना पड़े। इसीलिए कभी देखा है कभी जौ की फसल प्रॉपर हुई, किसी ने सुना है कभी? कभी कोई जौ को लगाता नहीं है, वो कहीं कोई बची खुची जमीन हो गई तो वहां पे फेंक दिया तो अपने आप जम जाता है। समझ में आया? इसकी प्रॉपर खेती कहीं नहीं की जाती, ये बस उस जगह पे लगाया जाता है जहां पे मान लो कोई जमीन है वो बैरन पड़ी हुई है, तो उस पे लगाना है बंजर जमीन पे, तो लगा दिया, उग गया, हो गया तो हुआ, नहीं हुआ तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिस्टम होता है इसका। समझ में आया? फिर आता है मेज। मेज requires moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. It needs well-drained, fertile soil. Maize is grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico. ठीक है, ये 4-5 जगहों पे इसको हम ग्रो करते हैं। इसको मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? फिर आता है कॉटन। कॉटन की इंपॉर्टेंस क्या है, कोई बताएगा? बताओ चौधरी, बताओ। What is the importance of cotton? कॉटन हम क्यों ग्रो करते हैं, इसको ग्रो करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बताओ भाई भाभी, कॉटन की इंपॉर्टेंस क्या है? गलत हो सही हो बताओ, वो डिसाइड करना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। सर हम लोग को बहुत सारी जगहों पे यूज करने का काम आता है, जैसे घरों में। कॉटन बना के खाती हो यार? कॉटन कहाँ यूज करते हैं? सब क्लॉथ। तो कॉटन उगाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सर क्योंकि बहुत सी इसलिए उगाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जो क्लॉथ भी इसी से बनते हैं। जितने भी फाइबर्स हैं, जितने भी फैब्रिक है, उसमें कॉटन का यूज किया जाता है। किया जाता है? तो अपने चैप्टर में पढ़े होंगे फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर टू फैब्रिक का मतलब क्या है? जब फाइबर को हम उगाएंगे नहीं, जब हमारे फाइबर होगा ही नहीं तो हम फैब्रिक बना पाएंगे? जब हमारे पास कॉटन नाम का फाइबर होगा ही नहीं तो तुम क्या कॉटन क्लोथ पहन पाओगी? नहीं ना। तो इसीलिए हमारे पास कॉटन को ग्रो करना इतना इंपॉर्टेंट है। एंड कॉटन इज द ओनली नेचुरल फाइबर दैट इज ग्रोन बाय प्लांट्स, ठीक है। कॉटन ही एक ऐसा फाइबर है या कॉटन ही एक ऐसा क्लोथ बनाने का मटेरियल है जो नेचुरली हम प्लांट्स के थ्रू उगाते हैं। समझ में आया? बैठो। इतना ही नहीं पता है कि कॉटन को क्यों उगाया जाता है? कॉटन की सब्जी बना खाते हो क्या? क्यों यूज करते हैं कॉटन? क्लोथ के काम में। कॉटन नहीं होगा कॉटन की क्लोथ पहन लोगे क्या? तो सारा पॉलिशर पहन लेंगे, उसमें भी कॉटन यूज करते हैं। समझ में आया? खाली पॉलिस्टर पहने चलोगे तो चमकते रहोगे, लेकिन अगर कॉटन लगाओगे तो क्या होगा? उसके जो कलरिंग है और उसकी जो फैब्रिक की डिजाइनिंग है वो प्रॉपरली उस पे स्टेबल रहेगी। कोई भी डिजाइन या कोई भी प्रिंटेड शर्ट अगर हम पहनते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी फैब्रिक से बना हो, ठीक है, उसमें जब तक आप कॉटन नहीं लगाओगे तब तक कोई भी प्रिंट उस पे प्रॉपरली नहीं हो पाएगा।
समझ में आया? अगर मेरे शर्ट पे कोई प्रिंट होती तो ये प्रिंट को प्रॉपर्ली इस पे स्टेबल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हमें कॉटन इस पे ऐड करना पड़ता। समझ में आया? तुम्हारे टाई पे जो प्रिंट लगा हुआ है ना, ये टाई पे प्रिंट इसीलिए स्टेबल है क्योंकि इसमें कॉटन फैब्रिक का यूज किया गया है, कॉटन फाइबर का यूज किया गया है। समझ में आया? नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे तो तुमको फिर हम नहीं समझा सकते भाई, सॉरी। समझ गए? चलो बैठो। तुम्हें आया? कंफर्म हो रहा है ना? खाली हिलाओ पैर और क्लास में बैठा करो, समझा करो ये मेरा घर है। ठीक? चलो, कॉटन के बाद आता है कॉटन। Cotton requires high temperature, light rainfall, 210 frost-free days, and a bright sunshine for its growth. It grows best in black and alluvial soil. China, US, India, Pakistan, Brazil, Egypt are the leading producers of cotton. It is one of the main raw materials for the cotton textile industry. ठीक है? तो इसके लिए क्या चाहिए? Less rainfall चाहिए, ठीक है? High temperature चाहिए, ठीक है? और 210 frost free days. Frost free का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर लेस, ठीक है? इसीलिए ब्लैक और अलुवियल सॉइल में ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है? और ज्यादातर देखोगे तो जहां बर्फ पड़ती है ज्यादा ना, जहां ग्लेशियर एरियाज होते हैं वहां पे प्रॉपर्ली ग्रो करता है, ठीक है? इंडिया में कॉटन की जो खेती है वो ज्यादातर कश्मीर में, नहीं तो फिर श्रीनगर इलाके में इसकी खेती की जाती है। समझ में आया? बट इसको तो हाई टेम्परेचर चाहिए ना। हाई टेम्परेचर मिलता नहीं है वहां पे। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब क्या है? मॉइस्चर नहीं चाहिए। और ग्लेशियर एरियाज में क्या होता है? मॉइस्चर नहीं होता है। भाई ग्लेशियर जो हमारे पास वाटर सॉलिड स्टेट में है तो क्या वहां मॉइस्चर होगा? जब मॉइस्चर नहीं होगा तो फिर वहां पे ये प्रॉपर्ली ग्रो करेगा, और जब ग्रो करेगा तो हमें मिल जाएगा। और 210 दिन इसको चाहिए प्रॉपर्ली ग्रो करने के लिए। आया गुप्ता जी समझ में? सर एक क्वेश्चन। हाँ पूछिए। सर ग्लेशियर रीजन में सर कैसे ब्लैक सॉइल होगा? ग्लेशियर रीजन में ब्लैक सॉइल होता है जब पहाड़ के नीचे तुम जाओगे, जब पहाड़ के बीच में जहां मोराइंस का फॉर्मेशन होता है, उस मोराइंस में बेसिकली ज्यादातर सारे पहाड़ के कुछ ना कुछ हिस्से होते हैं, ठीक है? और उन मोराइंस के पास कई जगह से जो ग्लेशियर बह करके आया हुआ है उनमें से पाए हुए मिनरल्स होते हैं, ठीक है? और जब वो मोराइंस सूख जाते हैं तो वहां पे ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। सर कॉटन की खेती ज्यादातर बंगाल में होती है। बंगाल में होती है, बट इंडिया में जब उसकी खेती की बात करोगे तो श्रीनगर और कश्मीर में भी होता है। समझे? मैंने क्या कहा? होता है यहाँ भी। ये नहीं कहना कि यहीं पे होता है, ठीक? यहाँ ही होता है, यहाँ भी होता है। समझ गए? कोई परेशानी? बैठो। ये बार बार उल्टा क्यों हो रहा है? इसके बाद आता है जूट। जूट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर है कि नहीं है? चलो, jute was also known as the golden fiber. It grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. This crop is grown in the tropical areas. India and Bangladesh are leading producers of jute. ठीक है? तो jute बेसिकली इंडिया में ज्यादा होता है, ठीक है? क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। इंडिया में इसको प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन मिल जाती है और इसलिए ये प्रॉपर्ली ग्रो कर जाता है। समझे? ओए, समझे? कोई परेशानी है? उसके बाद आता है कॉफी। कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एज वेल एज ड्रेन्ड लोमी सॉइल। ड्रेन्ड लोमी सॉइल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेन्ड लोमी सॉइल? बताइए। सर जिसमें ह्यूमस ज्यादा इसमें वाटर। यार इसमें ड्रेन्ड का मतलब ही नहीं है कुछ। ड्रेन्ड का मतलब ये है ना, जो दूसरी जगहों से कह लियो कि किसी जगह पे आकर के एक लेयर का फॉर्मेशन कर लिया। जानते हो ना इरोजन में क्या होता है? ये एक जगह की लेयर उठ के आती है और कहीं जाकर के बिछ जाती है, ठीक है? तो इरोजन के टाइम पे जब इस तरह का कोई लेयर कहीं बन जाता है तो उसको हम कहते हैं ड्रेन्ड लोमी सॉइल, ठीक है? अब उसमें क्या प्रेजेंट होता है क्या नहीं प्रेजेंट होता है वो तुम बेटर जानते हो मेरे से, ठीक है? समझ गए? कोई परेशानी है? चलो बैठे। So hill slopes are more suitable for growth of this crop. Brazil is the leading producer, followed by Colombia and India. यहाँ पे कॉफी ज्यादा होता है। फिर tea is a beverage crop grown on plantations. This requires cool climate and well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. It needs well drained loamy soils and gentle slopes. Labor in large number is required to pick the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality of tea in the world. ठीक है? इसमें क्या क्या चाहिए तो पता चल गया?
और टी इज अ बेवरेज क्रॉप क्यों कहते हैं? बेवरेज क्रॉप का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेवरेज? किसी को नहीं पता बेवरेज क्या होता है? किसी भी स्पेशल ड्रिंक को हम बेवरेज कहते हैं। मोहितो, ऑरेंज जूस, ये सारी चीजें क्या है? बेवरेज है। कोका कोला, ये सब क्या है? बेवरेज। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? कोई रिप्लाई नहीं आएगा? नहीं, ये होता है बेवरेज। समझ गए? नहीं, कोई भी स्पेशल ड्रिंक बनाया जा रहा है ना, किसी स्पेशल चीज का यूज करके, मान लो कोकोआ का यूज करके हम कोका कोला बनाते हैं। कोकोआ के जो फल होते हैं उसका यूज करके हम कोका कोला बना रहे हैं, तो एक ड्रिंक बन रहा है ना, और उस ड्रिंक की वजह से हम क्या करते हैं? उसको बेवरेज बुलाते हैं। कोई भी ड्रिंक हो, तो चाय एक बेवरेज ही तो है जिसको तुम पीते हो, बोलो। और वो एक टाइप का बेवरेज है, इसलिए टी लीव्स को हम बेवरेज क्रॉप कहते हैं। समझ गए? कोकोआ एक टाइप का पेड़ होता है जिससे कोको नाम का एक फल निकलता है, और उस फल का यूज करके हम कोका कोला बनाते हैं। कोक जो कहते हैं। अब कोक को तुम वो वाला कोक मत समझना जो पेट्रोलियम के टाइम पे निकलता है, वो कोक नहीं होता है। वो कोकोआ प्लांट का प्रोडक्ट होता है जिससे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके होमवर्क पे। हाँ जी, में पूरी क्लाइमेट चाहिए रहता है, तो फिर जो भी मतलब जैसे इंडिया के साउथ रीजन पे की जा रही है, साउथ रीजन में कहाँ होता है भाई? असम में असम है, दार्जिलिंग है, कॉफी गैंगटॉक है, इन एरियाज में टी ज्यादा होता है। असम में कहाँ हो यार? थोड़ा सा ये हैवी रेनफॉल वाले एरियाज हैं असम वगैरह। अभी देखे नहीं हो असम में बाढ़ आया था? बाढ़ क्यों आया था पता है? असम भी एक ऐसी जगह है जिसके थ्रू ब्रह्मपुत्र नदी लगी हुई है, और जब ब्रह्मपुत्र नदी लगी रहती है तो क्या होता है? यानी कि उसके पास पानी तो प्रॉपर है, पानी की कोई कमी ही नहीं है, और पानी की कमी नहीं है यानी कि उसको प्रॉपर हर चीज मिल जाएगी, कंप्लीट करेगा। रागी मतलब हाँ, रागी भी इसी की कैटेगरी में एक होता है। जवार, बाजरा या फिर ये जौ होता है, इन सब की ही कैटेगरी का एक क्रॉप है रागी। जब इसका प्रोडक्ट बनता है ना उसको हम राई कहते हैं। राई सुना है? राई, राई का पहाड़ बनाना, बैठो, वही राई। फाइंड आउट अबाउट climatic conditions and the requirements of टी एंड कॉफी। ठीक है, टी और कॉफी के प्रोडक्शन के लिए या उनको ग्रो करने के लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन का रिक्वायरमेंट होता है, और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं टी और कॉफी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, यही है आज का होमवर्क, और बाकी के बचे हुए चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।